हेलो लर्नर्स, वेलकम। माई सेल्फ अविनाश। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आई एम स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड आई वांट टू शेयर माय नॉलेज विद यू। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया है कि मैंने इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन विच टॉपिक लाई इन द 10th क्लास, तो उसके बारे में आपको बताया था कि मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे माइंड में उस टॉपिक का एक एम होना चाहिए। क्योंकि एम का मतलब है कि अगर हम अपना कोई एम बनाते हैं तो हमें उसको करने का अलग ही मज़ा रहता है। तो आपने सभी टर्म्स के बारे में मेरी पिछली वीडियो में देखा था, तो उसमें से आप अभी इसमें हम डिस्कशन करते हैं कि आपकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म है वो है केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम देखें रिएक्शन, वर्ड है रिएक्शन, तो रिएक्शन आप अगर देखें तो जैसे हम रिएक्शन वर्ड सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे केमिकल आपस में कोई एक दूसरे के साथ मिलना या कोई चेंज होना, इस तरीके से। तो रिएक्शन को एग्जैक्ट में हम अदर वर्ड में कह सकते हैं कि आपका जो रिएक्शन है वो चेंज है। चेंज। अब सर ये चेंज क्या है? अब दिमाग में ये आएगा सर चेंज क्या होता है। चेंज का मतलब है कि परिवर्तन, हम हिंदी में बोल सकते हैं बदलाव, यानी परिवर्तन कह सकते हैं। हिंदी में अगर हम पढ़ें तो हम चेंज को क्या कहते हैं? परिवर्तन। जैसे कि हम कभी अपने अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हम कहते हैं यार तू बड़ा बदल गया, तो दैट्स मीन्स चेंज। अब बदलने का मतलब क्या है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया या उसकी बॉडी में कोई परिवर्तन आ गया, तो इस तरीके से हम कहते हैं कि सर यार तू तो बदल गया। तो बदलना मतलब परिवर्तन, एक तरीके से रिएक्शन है। तो रिएक्शन का मतलब आपके माइंड में आएगा, यानी एक तरीके से रिएक्शन एंड चेंज क्या है? प्रोसेस है कि आप अपने दोस्त से बहुत समय बाद मिले, तो उस अंतराल में दोस्त बदल गया, तो दैट्स मीन्स कि आपकी एक प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन को अगर डिफाइंड करना चाहें तो कह सकते हैं रिएक्शन इज अ change in which new substance are form with new properties। न्यू प्रॉपर्टीज कहने का मतलब, प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा? गुण। प्रॉपर्टी का यानी गुण कहते हैं इनको हिंदी में। अब प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी, तो प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया है, आपको बताया भी होगा टीचर्स ने कि प्रॉपर्टी दो तरीके की हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। और इनके बारे में अगर आपको ब्रीफली पढ़ना है तो आप जैसे ही आपकी 11th क्लास में आएंगे तो वहाँ आपको फिजिक्स में फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, एंड केमिस्ट्री में अभी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर आपका जो चेंज है वो 2 टाइप्स का होता है, फिजिकल चेंज एंड आपका केमिकल चेंज। एक होता है फिजिकल चेंज एंड एक होता है केमिकल चेंज। किसके बेस पर? हमारी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी हैं वो 2 टाइप्स की हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ 2 तरीके की होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी हम कह सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस। तो आपको 9th क्लास में टीचर्स ने पढ़ाया होगा फिजिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज यानी फिजिकल स्टेट में चेंज, फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट, अब स्टेट ऑफ मैटर आपको पढ़ाया जाता है 9th क्लास में, स्टेट ऑफ मैटर।
तो स्टेट ऑफ मैटर में टीचर्स हमें 3 स्टेट बताते हैं एग्जैक्ट में। वैसे तो आपका जो बुक्स है एनसीईआरटी वगैरह की, तो उसमें 3 स्टेट्स के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है। वो है आपका सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। बट वैसे आपको जब आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करते या वैसे करते तो वहाँ आपको 5 बताई जाती हैं। तो एक तो कंडेंसेशंस में, एक आप वो साइंस स्टैंड वाली बताई जाती हैं। तो आप 3 के बारे में यहाँ सबसे ज़्यादा याद रखें। तो आपका है एक सॉलिड स्टेट और एक है आपका लिक्विड स्टेट। एक है आपका सॉलिड स्टेट और एक है आपका लिक्विड स्टेट। एंड आप वाकिफ़ हैं जिस चीज़ के कारण हम जिंदा हैं, यानी वायु, वो भी आपके मैटर की एक स्टेट है जिसे हम कहते हैं गैसियस स्टेट। जिसे क्या कहते हैं? गैस स्टेट। जिसे हम कहते हैं गैस स्टेट। अगर हमारे किसी भी सब्सटेंस में इस तरीके का कोई चेंज आता है सॉलिड से लिक्विड में, यानी वो आपका सॉलिड से लिक्विड में जाए, लिक्विड से गैस में आए, या गैस से सॉलिड जाए, या आपका गैस से लिक्विड जाए, या लिक्विड से गैस में आए, तो इस तरीके से आपस में अगर इस तरीके का कोई चेंज होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल, आपने सबसे ज़्यादा इसका लुत्फ़ उठाया होगा। आपने किसी भी पार्टी में जा कर के एक सबसे अच्छी चीज़ जो ज़्यादातर बच्चों को पसंद होती है वो है आइसक्रीम। अगर वो कुछ समय हमारे हाथ में हो जाए तो उसे फिर खाने का स्वाद नहीं आता है। उसका रीज़न क्या है कि वो पहले सॉलिड स्टेट से किस में चली जाती है? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और लिक्विड में हमें उससे खाने का स्वाद नहीं आता है। तो ये किस तरीके का चेंज है? फिजिकल चेंज है, जिसमें क्या था, हमारी आइसक्रीम जब थिक थी उस समय, यानी सॉलिड स्टेट में थी, तो हम उसे खा रहे थे, यानी सॉफ्ट होती है उसे सॉलिड ही कहेंगे बेटा, कंसीडर सॉलिड में काउंट करेंगे। बट जब वो आपका मेल्ट हो जाती है तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि फिजिकल चेंज का एक सबसे सीधा और इजी जो आपका एग्जाम्पल है वो है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है बेटा? आपका मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में होता क्या है बेटा? आपका मेल्टिंग ऑफ आइस में आपका क्या रहता है? आइस कन्वर्ट हो जाती है वाटर में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में। बट हम क्या देखते हैं, अगर हम केमिकली यहाँ पर बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, तो हमारा जो आइस है, यानी वाटर वाली जो आइस है, उसका भी फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O। क्या रहेगा? H2O। और आपका जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला भी क्या है? H2O। बट देखें, अगर हम इनको ऑब्जर्व करें, अगर हम इनको सीन करें, देखें, तो जो आइस है वो सॉलिड रहती है। आइस क्या है? सॉलिड रहती है। और जो वाटर है वो क्या है? लिक्विड है। तो हमने क्या देखा कि जो आइस है वो सॉलिड टू किस में कन्वर्ट हुई बेटा? आपका सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड। तो द चेंज इन विच क्या है बेटा? आपका सॉलिड टू लिक्विड। तो यानी फिजिकल चेंज है, यानी आपका फिजिकल स्टेट का चेंज हुआ है, तो वो आपका क्या है? फिजिकल चेंज है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस। कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, सिर्फ क्या हुआ है? स्टेट चेंज हुई है। वो पहले भी H2O था और अब भी उसका केमिकल फॉर्मूला H2O। तो हम अगर डिफाइंड करने लगे, कोई हमसे कहने लग जाए कि सर फिजिकल चेंज को हम कैसे डिफाइंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि आपका किस तरीके से, एक शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं इसको डिफाइंड करना चाहूँ तो कह सकता हूँ ए चेंज in which no new substance, a change in which no new substance are formed। कि ऐसा चेंज जिसमें नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं,
यानी नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं, ओनली फिजिकल चेंज होता है, यानी फिजिकल स्टेट का चेंज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका फिजिकल चेंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, आपका फिजिकल चेंज कहा जाता है, उसे क्या कह देते हैं, फिजिकल चेंज। बट अगर मैं बात करूँ भाई आपका केमिकल चेंज की, किसकी बात करता हूँ बेटा मैं, केमिकल चेंज की बात करता हूँ। तो केमिकल चेंज का तो भाई नॉर्मल सी बात है, सबसे ईजी एग्जाम्पल है और डेली है, और अगर वो चेंज अगर नहीं हो हमारी लाइफ में तो हम भूखे मर जाएंगे सर। क्यों? क्योंकि हमारी मॉम जो घर में खाना बनाती हैं, चूल्हे पर खाना बनाती हूँ या गैस पर खाना बनाती हूँ, यानी आपके फ्यूल का बर्न होना, ईंधन का जलना आपका केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज को अगर हम डिफाइंड करें तो बेटा द चेंज in which new substance are formed with new chemical properties, कि ऐसा चेंज जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, किनके साथ, नए केमिकल यानी रासायनिक गुणों के साथ। तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं। क्यों? अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि नए सब्सटेंस नए गुणों के साथ बनते, कि बेटा हम खाना बनाते हैं तो हमने क्या देखा कि खाना बनाते समय हमने एलपीजी का सिलेंडर ऑन किया, अपना गैस स्टोव चालू किया तो गैस बर्न हो गई, तो वहाँ से एक गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब भी किसी फ्यूल का क्या होता है, कंबशन होता है, तो आपका एक गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम क्या है कि एक बार हमने अगर एलपीजी का यूज कर लिया, क्या उसके बाद दोबारा से एलपीजी बना सकते हैं? नहीं। अगर हमने अपने चूल्हे में, जो आपका घरों में गाँव में रहता है, अगर उसमें एक बार लकड़ी जला दी, क्या दोबारा कोयले से लकड़ी बना सकते? नहीं बना सकते। अगर हमारे दिमाग में ये आया, अगर हमने थोड़ी सी बात देखे, थोड़ा सा रिवर्स जाए, कि हमने देखा कि मेल्टिंग ऑफ आइस, कि आपका आइस टू वाटर यानी लिक्विड, यहाँ तो हम वापस आ सकते हैं, बट यहाँ बिल्कुल भी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि एक बार जो चीज़ जल गई वो वापस दोबारा से उस अवस्था में नहीं आएगी। तो इससे थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये क्या चीज़ है, परमानेंट चेंज है। और ये कैसा चेंज कहलाएगा बेटा, टेम्परेरी। तो ऑल्सो अगर हमसे कोई क्या पूछे, डिफरेंस पूछता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। एक बेसिक सा क्वेश्चन अगर मैं पूछना चाहूँ तो आपसे कह सकता है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से कोई भी, गिव टू बेसिक डिफरेंस, गिव टू बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अगर बेटा आपको कुछ भी नहीं आता हो, अगर क्वेश्चंस के बारे में आपने देखा कि क्वेश्चन है गिव टू बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो सबसे सीधी सीधी बात है कि दो वर्ड याद रखेंगे, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी एंड परमानेंट। एंड माइंड में क्या याद रखेंगे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल वापस नहीं मिलता। अगर ऐसे वापस मिलता तो हम बाइक का यूज कर लेते, जो भी धुआं है उसको कहीं स्टोर करते, दोबारा पेट्रोल वापस कर लेते। फ्यूल तो फिर हमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी टंकी भराने की, तो कोई काम ही नहीं होता, तो सभी किसी टेंशन ही नहीं किसी चीज़ की। बट आप क्या देखते हैं कि एक बार अगर हमने फ्यूल का यूज़ कर लिया तो उस फ्यूल को हम रिसाइकल दोबारा से यानी दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो केमिकल चेंज है, यानी जहाँ भी वर्ड आपको बर्न दिखे तो वहाँ समझना परमानेंट है। कैसा है? परमानेंट है। बट जहाँ आपका क्या है बेटा, कुछ चीज़ ऐसी जहाँ बस सिर्फ फिजिकल स्टेट का चेंज होता है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में इस तरीके से बदलती है, तो वो कैसा है? टेम्परेरी है। कैसा है? टेम्परेरी, यानी नॉट परमानेंट चेंज है। तो आप क्या कहेंगे सर? सीधे सीधे वर्ड याद रखेंगे, नो न्यू सब्सटेंस एंड न्यू सब्सटेंस। नो न्यू सब्सटेंस एंड न्यू सब्सटेंस। जैसे आप अगर लिखते हैं तो आपके लिए मैं इस तरीके से आपके दिमाग में रख देता हूँ कि आपका ये हो गया सर फिजिकल,
फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और ये हो गया आपका केमिकल चेंज। तो आपके माइंड में आपको बेसिक टू पूछा है, तो पहला तो डेफिनेशन ही हो जाती है कि पहले में हम क्या कह सकते हैं, यहां इस तरीके से याद रखो, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जिसमें नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं, एंड न्यू सब्सटेंस आर, न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। तो बड़ा सिंपल सा है, याद रखना, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। अगर चाहो तो अपनी मर्जी से, तो क्या है यहाँ लिख सकते नो न्यू केमिकल्स प्रॉपर्टीज आर फॉर्म एंड न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। तो मैं चाहूँ तो यहाँ बता सकता हूँ, यानी नो न्यू केमिकल चेंज, यानी कोई भी इसमें चेंज नहीं होता, बट यहाँ पर केमिकल चेंज होगा आपका, यानी आपके केमिकल प्रॉपर्टियों में चेंज होगा। नो न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, कि इसमें कोई नए गुण, यानी कि उसकी जो अंदर की जो स्ट्रक्चर है, जो उसका केमिकली फॉर्मूला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। क्योंकि आपने देखा है जस्ट कि आइस है, क्योंकि आइस का भी फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2O। कहीं कंफ्यूज हो रहे हो कि समझ रहे हो कि सर आइस है तो इसका तो कोई अजीब फार्मूला नहीं, क्योंकि फार्मूला किससे बन रही है सर, वाटर से बन रही है आइस। तो वाटर का जो फार्मूला है, सिर्फ उसके फ्रीज करने पर प्रोसेस है, प्रोसेस बदलेगी कि आपका आइस से वाटर में जा रहे हैं तो मेल्ट रहेगी वो प्रोसेस, यानी मेल्टिंग कहेंगे उसको। और अगर वाटर से किधर आ रहे हैं बेटा, आप आइस की तरफ आ रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्रीज। तो यहाँ मैं आपका एक माइंड में थोड़ा सा एक चीज़ और अलग का बता देता हूँ कि अगर आपसे कोई कहे कि बच्चों के माइंड में क्या रहता है कभी कभी, कि वो मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट को एक समझते हैं, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनको कभी कभी बच्चों के माइंड में क्या रहता है, इन दोनों को वो एक समझते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेल्टिंग एक प्रोसेस है, मेल्टिंग क्या है, प्रोसेस, यानी एक क्रिया है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं आपका एक प्रोसेस का मतलब है कि एक प्रक्रम है जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड अवस्था में जाता है, यानी लिक्विड स्टेट में, यानी ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। बट मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर है, क्या है बेटा, टेम्परेचर है, जिस पर यह प्रोसेस आकर्षित होती है, आपका चलती है। जैसे आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका वाटर, पानी भी हो सकता है और आइस भी हो सकता है, पर धीरे 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 आइस पिघलती रहेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आइस पिघल रही है तो आपके पानी का टेम्परेचर 100 हो गया, नहीं सर, वो तब तक 0 रहेगा जब तक आपकी आइस कंप्लीटली क्या नहीं हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाएगी। तो इसलिए आपके माइंड में क्लियर हो गया। ऐसे ही क्या है बेटा, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग, आपका जो आपका क्या है, पॉइंट है। तो दोनों बॉइलिंग पॉइंट यानी आपका टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड बॉयल करता है, और बॉइलिंग है प्रोसेस, बॉइलिंग क्या है, प्रोसेस। आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो अब आपके माइंड में थोड़ा सा आया होगा, ये जो चैप्टर है हमारा थोड़ा सा 9th से अगर हमको थोड़ी सी जानकारी है तो वहाँ से आके हम पढ़ सकते हैं कि चेंज को मैं रिएक्शन क्यों कहता हूँ, क्योंकि रिएक्शन जैसे हम वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में सीधा केमिकल्स आता है, और केमिकल्स आ गया तो केमिकल का हमें क्या है कि वो परमानेंट चेंज करते हैं, आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होना, ये सारा पढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा, अगर इसमें अगर कोई ऐसी बात है कि समझ नहीं आ रही तो आप मुझे
कमेंट्स कर सकते हो, उसमें मैं आपका फिर उसके ऊपर आपका न्यू वीडियो बना दूंगा, जिसके बारे में अगर कोई भी डाउट्स आता है नहीं कोई भी, तो उसके बारे में आपके डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो हम वापस चलते हैं अपनी वीडियो के बारे में। अपना जो वीडियो है इसमें हमने जो मेन टर्म थी यानी किसके बारे में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में की। तो जो हमें मेन पढ़ना है रिएक्शंस, तो रिएक्शंस को आपने पढ़ा कि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, ये चेंज है। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज अ चेंज इन विच, reaction in a change in which new substance are formed with new chemical properties, with new properties कह सकते हैं। अगर मैं उसके साथ यहाँ केमिकल वर्ड लगा देता हूँ तो मैं डिफाइन कर दूंगा बेटा केमिकल रिएक्शन को। कैसे डिफाइन करता हूँ, तो हमारी क्या है, फर्स्ट आपका जो है हेडिंग थी वो क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन। आई होप, जैसा कि मेरा अनुमान है कि अब आप इस टर्म को डिफाइंड कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। कि मुझे लगता है कि आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमें इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है। अगर हमसे कभी कोई एग्जामिनर या कोई हमारा हमसे बड़ा इसके बारे में पूछता बेटा केमिकल रिएक्शन क्या है, क्योंकि हम 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो कोई भी हमसे पूछ सकता है जिससे साइंस की थोड़ी बहुत यानी केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो इसे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे बेटा, तो अब आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है। तो कैसे लिखेंगे बेटा कि केमिकल रिएक्शन is a change in which new substance are formed with new केमिकल प्रॉपर्टीज, न्यू केमिकल प्रॉपर्टी आगे होगा। अब बहुत से बच्चे हैं कि सर हम तो बच्चे हैं, आपको तो याद होगी, हमें कैसे याद होगी। तो उसके लिए भी मैं आपका एक बात बताता हूँ, आप इसको इस तरीके से डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के पढ़े। कैसे, केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच new substance are formed with new chemical properties। तो अब आप इस तरीके से अगर इस डेफिनेशंस को याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, बहुत आसानी से हो जाएगी। यानी केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज, केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सबसे इजी एग्जाम्पल जैसे हर किसी को याद रहेगा। अब आपसे कहे भाई केमिकल रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल दो, तो केमिकल रिएक्शन सबसे इजी एग्जाम्पल है C+O2 टेंस टू CO2। अब सर C है तो वैसे आपका सिंबल कार्बन का, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, C को एज ए कोल लिख सकते हैं, फ्यूल मान सकते हैं, कोई भी चीज़, क्योंकि कार्बन जिसमें अगर कोई चीज़ जल रही तो वो कार्बन से बनी है। एंड O2 आप सभी को पता होगा ऑक्सीजन, एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब सर आप कहेंगे कि सर आपने डेफिनेशन में बताया है कि केमिकल रिएक्शंस इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, न्यू ऐसा क्या बना। देखो बेटा, आपका ये C कार्बन है, फ्लेमेबल नेचर का है,
यानी ये आग लग जाती है। ऑक्सीजन हेल्पर है, यानी जो आग लगाने के लिए, यानी आग को जलने के लिए मदद करता है। और जबकि बेटा आपने पढ़ा होगा कि CO2 आग को बुझाती है। तो इसके गुण इन दोनों से बिल्कुल क्या हुए, डिफरेंस। ये जल सकता है, ये जला सकती है और ये बुझा सकती है। तो आपने देखा कि एक चेंज हुआ इधर से इधर, इधर के गुण उधर वाले से बिल्कुल डिफरेंस है। तो इसे कहते हैं बेटा केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। किनके साथ बनते हैं, नई प्रॉपर्टीज़ के साथ बनते हैं। तो आपने देखा कि नए सब्सटेंस बने कि अगर आप किसी भी फ्यूल का बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका क्या बनता है, CO2 बनता है। और होने को बेटा इसमें हीट भी निकलेगी। तो इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका साथ अच्छे से डिस्कशन करूँगा। तो क्योंकि आप धीरे धीरे स्टेप बाय जैसे जैसे आपका माइंड मैप है उसके हिसाब से एक एक स्टेप हम आगे चलेंगे। तो सर आपका केमिकल रिएक्शंस का रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे आप शो करें कि हाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है। जैसे कि आपने देखा घर में खाना पक रहा है, तो खाना पक रहा है तो उस समय आपने देखा कि लकड़ी जल रही है, जलने से आग लगी है और आपका कोयला वगैरह सारा सामान बनता है। उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करें, तो इस इक्वेशन की मदद से कर सकते हैं कि C+O2 टेंस टू CO2। तो ना तो इस रिएक्शंस को बैलेंस करने का कोई झंझट और ना ही कुछ, बड़ा सीधा सा सरल एग्जाम्पल है बस C+O2 के। अगर आपसे कोई क्वेश्चन क्या कहता है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से कर देता है, क्वेश्चन आपका इस तरीके से करता है कि डिफाइन द टर्म केमिकल रिएक्शंस विद एग्जाम्पल। अगर इस तरीके से आपसे कोई क्वेश्चन कर देता है कि डिफाइंड द टर्म केमिकल रिएक्शन विद एग्जाम्पल, तो सीधा सीधा द केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन एग्जाम्पल C+O2। सबसे आसान रहेगा। तो अब एक केमिकल रिएक्शंस को हम लिखते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इस बात का आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो सब्सटेंस आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे बेटा अगर हम देखें कि हमें मकान बनवाना है, तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी, काम करने वालों की और फिर मकान बनाने वाली सामग्री की। तो जो किसी भी यानी अगर मैं बात करूं, जो सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, जैसे कि हम स्टूडेंट कब हैं, हमें स्टूडेंट कब कहा जाता है कि अगर हम किसी चीज़ को सीखते हैं या किसी स्पेशल जगह जाते तब हमें स्टूडेंट कहा जाता है। गांव में कोई हमें स्टूडेंट कहता, कोई भी नहीं कहता कि हमें स्टूडेंट है, बस हमें हमारे नाम से जाना जाता है। बट हमें स्टूडेंट कब, जब हम पढ़ने का काम करते हैं, पढ़ने के काम में संलग्न हो जाते हैं, तो हमें तब स्टूडेंट कहा जाता है। तो ऐसे ही यानी आपका जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका इधर रहेंगे रिएक्टेंट और इधर रहेगा आपका प्रोडक्ट। ये है आपके रिएक्टेंट और इधर रहेगा आपका प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अभी मैंने आपको बताया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, बड़े इजी शब्दों में कहेंगे बेटा, दोज सब्सटेंस which take part in a chemical
इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी जो सब्सटेंस किसी रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप 10th क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्या है, एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपसे कहते हैं भाई परीक्षार्थी, परीक्षा देने वाले। तो ऐसे ही जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उन सब्सटेंसों को ही हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। आपके परीक्षा देने का क्या आता है, रिजल्ट। ऐसे ही जब रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नया बनाएंगे, और जो नया बनाएंगे वही क्या है बेटा, प्रोडक्ट। जो नया बनाएंगे वही क्या है, प्रोडक्ट। यानी अगर हम सीधे सीधे शब्दों में करें, यानी द सब्सटेंस, द न्यू सब्सटेंस, द न्यू सब्सटेंस, द न्यू सब्सटेंस which form in a chemical reaction, which form in a chemical reaction, a new substance which formed in a chemical reaction। जो नए सब्सटेंस यानी न्यू सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में बनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। आई होप, मुझे आशा है कि अगर मैं इस पर एक एग्जाम्पल लिखता हूं तो आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिखता हूं Mg प्लस O2 टेंस टू MgO। तो अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। एक मिनट आप देखिए, लिख के देखिए, कॉपी नोटबुक लीजिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो आपने देखा होगा कि जो इधर लिखे हुए हैं, क्योंकि आप कंपेयर कीजिए, जो एरो के इधर वाले होते हैं वो सभी क्या है, रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर ये क्या है, रिएक्टेंट। और ये क्या है बेटा आपका, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट। ये आपकी बुक में जैसे ही आप अपना पहला टॉपिक एनसीईआरटी में से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस है जिसके बारे में हमें पढ़ाया जाता है वो यही रहती है। ये क्या है, मैग्नीशियम। ये क्या है, ऑक्सीजन। और ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब आप सीख गए होंगे कि रिएक्शंस में रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इन 3 टर्म के बारे में अच्छे से सीखेंगे, जो कि आपने देखे हैं कि हमने इन वीडियो के अंदर 3 टर्म के बारे में डिस्कशन किया था। तो जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थी आपकी केमिकल रिएक्शन, एंड सेकंड टर्म है आपकी रिएक्टेंट, एंड थर्ड टर्म आपकी है बेटा प्रोडक्ट। अगर हम इनको कहें तो इनको क्या कह देते हैं, कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ ए रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन के भाग हैं ये कंपोनेंट। तो थैंक यू। प्रॉपर्टीज। अब सबसे इजी एग्जाम्पल, जैसे हर किसी को याद रहेगा। अब आपसे कहे भाई केमिकल रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल दो, तो केमिकल रिएक्शन सबसे इजी एग्जाम्पल है C प्लस O2 टेंस टू CO2। CO2। अब सर C है तो वैसे आपका सिंबल कार्बन का, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, C को एज ए कोल लिख सकते हैं,
फ्यूल मान सकते हैं, कोई भी चीज़, क्योंकि कार्बन, जिसमें अगर कोई चीज़ जल रही है तो वो कार्बन से बनी है। एंड O2 आप सभी को पता होगा, ऑक्सीजन, एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सर आप कहेंगे कि सर आपने डेफिनेशन में बताया है कि केमिकल रिएक्शंस इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या है, न्यू ऐसा क्या बना? देखो बेटा, आपका ये C कार्बन है, फ्लेमेबल नेचर का है, यानी ये आग लग जाती है। ऑक्सीजन हेल्पर है, यानी जो आग लगाने के लिए, यानी आग को जलने के लिए मदद करता है। और जबकि बेटा आपने पढ़ा होगा कि CO2 आग को बुझाती है। तो इसके गुण इन दोनों से बिल्कुल क्या हुए, डिफरेंस। ये जल सकता है, ये जला सकती है और ये बुझा सकती है। तो आपने देखा कि एक चेंज हुआ इधर से इधर, इधर के गुण उधर वाले से बिल्कुल डिफरेंस है। तो इसे कहते हैं बेटा केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। किनके साथ बनते हैं? नई प्रॉपर्टीज़ के साथ बनते हैं। तो आपने देखा कि नए सब्सटेंस बने कि अगर आप किसी भी फ्यूल का बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका क्या बनता है, CO2 बनता है। और होने को बेटा इसमें हीट भी निकलेगी। तो इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका साथ अच्छे से डिस्कशन करूँगा। तो क्योंकि आप धीरे धीरे स्टेप बाय जैसे जैसे आपका माइंड मैप है उसके हिसाब से एक एक स्टेप हम आगे चलेंगे। तो सर आपका केमिकल रिएक्शंस का रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे आप शो करें कि हाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है। जैसे कि आपने देखा घर में खाना पक रहा है, तो खाना पक रहा है तो उस समय आपने देखा कि लकड़ी जल रही है, जलने से आग लगी है और आपका कोयला वगैरह सारा सामान बनता है। उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करें, तो इस इक्वेशन की मदद से कर सकते हैं कि C + O2 टेंड्स टू CO2। तो ना तो इस रिएक्शंस को बैलेंस करने का कोई झंझट और ना ही कुछ, बड़ा सीधा सा सरल एग्जाम्पल है बस C + O2 की। अगर आपसे कोई क्वेश्चन क्या कहता है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से कर देता है, क्वेश्चन आपका इस तरीके से करता है कि डिफाइन द term chemical reactions with example। अगर इस तरीके से आपसे कोई क्वेश्चन कर देता है कि डिफाइंड द टर्म केमिकल रिएक्शन विद एग्जाम्पल, तो सीधा द केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच न्यू